जिन्हें रूसी सेना के जवान किस जगह लेकर गए इसकी जानकारी अज़ोव बटालियन को भी नहीं लग पाई। लेकिन इस वीडियो को जारी करने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना यह आरोप दोहराया कि यूक्रेन के सैनिकों के नाम पर रूसी सेना उनके नागरिकों को निशाना बना रही है। क्योंकि एक दिन पहले भी रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाकर ग्रैड किए थे। असल में रूसी सेना लगातार यह दावा कर रही है कि स्टील प्लांट और उसके आसपास की बिल्डिंगों में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं और उन्हीं सैनिकों के सरेंडर के लिए वो उस इलाके में जोरदार हमले कर रही है, जिसके लिए उसने रॉकेट लॉन्चर का भी सहारा लिया। हालांकि रूस की सेना के इन भीषण हमलों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने अभी पूरी तरह हथियार नहीं डाले। यही वजह है कि मारियोपोल पर 2 हफ्ते पहले ही कब्जे का दावा करने वाली रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल कर पाने में अब तक नाकाम रही है। उधर राजधानी मॉस्को में रूस की सेना ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल में अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे मनाता है, क्योंकि इसी तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था और इसी दिन हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया था। और इसी वजह से रूस हर साल 9 मई को उस जीत का जश्न मनाता है। दावा है कि यूक्रेन की जंग के बीच मनाया जा रहा विक्ट्री डे रूस के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई। इसके लिए राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें रूस ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। परेड की रिहर्सल का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें कई लड़ाकू विमान आसमान में रंग बिखेर कर रूस का झंडा बनाते दिखाई दिए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में शहर के ऊपर से एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान गरजते हुए आगे बढ़ते दिखे। दावा किया जा रहा है कि विक्ट्री डे के दिन पुतिन यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और इसके साथ ही फिनलैंड रूस से लगी अपनी सीमा पर टैंकों की तैनाती में भी जुटा है, ताकि रूस के हमला करने पर वो उसका जवाब दे सके। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें फिनलैंड के एक इलाके में कई टैंक नजर आए, जिन्हें मालगाड़ी के जरिए ले जाया जा रहा था। यूक्रेन की मीडिया ने यह दावा किया कि फिनलैंड इन टैंकों को रूस से लगने वाली अपनी सीमा पर तैनात कर रहा है, ताकि अगर पुतिन की सेना उस पर हमला करती है तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। असल में रूस ने नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड को हाल ही में धमकी दी थी। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का सदस्य बने, क्योंकि रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है और अगर फिनलैंड नेटो का हिस्सा बना तो इस सैन्य संगठन से जुड़े 30 देशों की फौजें उसके घर तक पहुंच जाएंगी। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साध दिया। कादिरोव को पुतिन का सबसे वफादार साथी माना जाता है, जिन्होंने यूक्रेन के साथ चल रही जंग की शुरुआत में ही अपने लड़ाकों को वहां लड़ने के लिए भेज दिया था। लेकिन जैसा कादिरोव ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। कुछ ही दिनों में युद्ध जीत लेने की आस लेकर लड़ रही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की सेना की तरफ से जोरदार टक्कर मिली। जंग इतनी लंबी खिंची कि तीसरे महीने में पहुंच गई। बस इसी बात ने रमजान कादिरोव की नाराजगी बढ़ा दी। उन्होंने पुतिन के फैसलों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कादिरोव ने यूक्रेन के कई शहरों का जिक्र करते हुए दावा किया कि रूसी सेना और उनके लड़ाके बस वहां कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन पुतिन के फैसलों की वजह से वो उन शहरों पर बेरहमी से धावा नहीं बोल पाए। और इसी बात ने रमजान कादिरोव के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद वो खुले तौर पर तो पुतिन की रणनीति के खिलाफ नहीं होते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उनकी झुंझलाहट साफ दिखाई दी। क्योंकि रमजान कादिरोव के मुताबिक उनके लड़ाके यूक्रेन में एक ऐसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ रूस की सेना की तरफ इशारा कर दिया कि उसे जंग में खुलकर लड़ने की आजादी नहीं दी गई। और कादिरोव का मानना है कि इसी वजह से यूक्रेन के साथ जंग इतनी लंबी खिंच गई। अपने वीडियो के जरिए उन्होंने पुतिन को एक बार फिर यह संदेश दिया कि अगर उनके लड़ाकों को पूरी छूट मिले तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को मुट्ठी में कर लेंगे। готовы выполнить любую поставленную задачу любой। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में मौजूद मकीवका शहर में रूस के कब्जे वाला तेल का एक डिपो जलकर राख हो गया। रूस का आरोप है कि तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके कुछ डरा देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें तेल डिपो से आग की भयानक लपटें निकलती दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो,
क्योंकि तेल की वजह से वहां आग का बवंडर उठता दिखा। डोनेस्क इलाके के मकीवका शहर में मौजूद इस तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी उसे देखा जा सकता था। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डिपो में लगी आग और भड़कती चली गई। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। रूसी सेना के कब्जे वाले इस तेल डिपो के आसपास कई मकान भी बने थे और डर ये था कि आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं। हालांकि इस घटना में किसी की मौत या फिर घायल होने की खबर नहीं है। इस बीच खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना के काफिले को निशाने पर ले लिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने रूस के उन ट्रकों को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया जिनमें रूस के हथियार मौजूद थे। इसके सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक जगह से जबरदस्त काला धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर हथियार खार्किव में ले जाने की कोशिश में थे। इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, यूक्रेन की फौज ने उन पर आसमान से हमला बोल दिया, जिसमें उनकी 4 फौजी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। बताया गया कि इनमें हथियारों के अलावा गोला बारूद भी मौजूद था, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक धमाके होते रहे। उधर रूस के खिलाफ जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बुचा में युद्ध अपराध के पहले चरण की जांच पूरी करने का दावा किया। साथ ही नरसंहार के आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का भी भरोसा दिया, जिनकी बर्बरता के सबूत अब भी बुचा में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। और यूक्रेन पुलिस की जांच के बीच न्यूज 18 की टीम भी बुचा के माकारीव इलाके में पहुंची, जहां पुलिस को पड़ताल के दौरान कई सामूहिक कब्र मिली, जिनसे शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने इन लोगों को मारकर उनके शवों को इस इलाके में गाड़ दिया था। 3000 से ज्यादा जिसको कहें कि वॉर क्राइम्स जिसको कहें, उसके मामले कीव पुलिस ने दर्ज किए हैं रूसी सैनिकों के खिलाफ। वहीं कीव पुलिस के मुताबिक माकारीव में रूसी सेना के कब्जे के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी। और बुचा में हुए इस नरसंहार के मुद्दे पर न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया भर में रूस का विरोध किया गया था। और तो और यूएन ने तो इसके लिए अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर भी कर दिया था। हालांकि रूस हर बार अपनी सेना पर लगे आरोपों को खारिज करता रहा है। वहीं ईरान के सरकारी न्यूज नेटवर्क प्रेस टीवी ने रूस यूक्रेन की जंग पर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया। दावा यह कि अमेरिका भले ही यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए बार बार रूस को धमकियां दे रहा है, लेकिन अंदर खाने वो बहुत बड़ा खेल खेलने में लगा है। ये खेल है अपने दुश्मन रूस को ठिकाने लगाने का, और इसके लिए अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की जंग खत्म ही ना हो, बल्कि वो जितनी लंबी खिंच सके खिंच जाए, ताकि जंग लड़ते लड़ते रूस इतना कमजोर पड़ जाए कि अमेरिका के रास्ते का कांटा ही साफ हो जाए। प्रेस टीवी ने यह दावा यूं ही नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका में काम करने वाले एक पत्रकार के हवाले से यह खबर छापी है। पत्रकार पैट्रिक लॉरेंस ने प्रेस टीवी को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह यूक्रेन के युद्ध को लंबा खींचा जाए, करीब करीब अनिश्चित काल के लिए। उनका कहना है कि अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में जो बयान दिए हैं, उससे ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका का बड़ा मकसद रूस को कमजोर करना, उसे तोड़ना है। इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका यूक्रेन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन असल में वो उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है ताकि उसका अपना मतलब निकल पाए, जो कि है रूस की कमर तोड़ना। लेकिन यूक्रेन की जंग जारी रहने से अमेरिका को सिर्फ एक फायदा नहीं है। जंग के जरिए रूस का काम तमाम करना अमेरिका का इकलौता मकसद नहीं, बल्कि माना जा रहा है कि इसके पीछे बाइडेन का बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान। दावा है कि युद्ध की आड़ में बाइडेन अमेरिका में अपनी भद पिटने से भी बचना चाहते हैं। असल में चक्कर यह है कि 6 महीने में अमेरिका में संसदीय चुनाव, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का पहला मिड टर्म इलेक्शन है, और शायद आखिरी भी। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटें और ऊपरी सदन सेनेट की 35 सीटें दांव पर होंगी। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पार्टी की लगभग हमेशा मिड टर्म इलेक्शन में सीटें कम होती हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा, बल्कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बुरी तरह हारने का अनुमान है। ईरान के प्रेस टीवी को इंटरव्यू देने वाले पत्रकार ने भी कहा कि बाइडेन के पास वहां के लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके चलते वो वोटरों के पास जा सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन की जंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि रूस के खिलाफ अमेरिका के लोगों में गुस्से को भुनाकर चुनाव जीता जा सके।
इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता ही नहीं यूक्रेन की जंग खत्म हो, बल्कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के यूक्रेन दौरे को भी बाइडेन की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि बीते शनिवार को ही अचानक कीव पहुंची थी और वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी की यूक्रेन की यात्रा अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले समर्थन जुटाने की एक कोशिश भी थी। इतना ही नहीं, नैन्सी पेलोसी अमेरिका की सबसे सीनियर नेता है जिन्होंने यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां का दौरा किया। इसी वजह से ही उनके दौरों को रूस को भड़काने की चाल माना जा रहा है। मतलब अमेरिका एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में है। यूक्रेन की जंग लंबी खिंची तो उससे उसका दुश्मन रूस तो कमजोर होगा ही, बाइडेन सरकार को भी अपने यहां चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। यानी साफ कहें तो अमेरिका रूस से सीधे लड़े बिना ही उसे धूल चटाना चाहता है। उधर यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अलाबामा में मौजूद एंटी टैंक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। इस जंग में भले ही अमेरिका सीधे तौर पर रूस को टक्कर नहीं दे रहा, लेकिन वो शुरू से ही यूक्रेन की सैन्य मदद करने में जुटा है। और अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को कई टैंक, मिसाइलें और घातक ड्रोन दिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन अलाबामा में मौजूद अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की उस फैक्ट्री में पहुंचे जहां एंटी टैंक मिसाइलें बनाई जाती हैं। वहां पहुंचकर बाइडेन फैक्ट्री के उन कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले जो यूक्रेन को दी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइलों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। You're making it possible for the Ukrainian people to defend themselves without us having to risk getting in a third world war by sending in. इसके साथ ही बाइडेन ने अपने देश की संसद से यह अपील की कि वो उन बिलों को जल्द मंजूरी दें जिनके जरिए यूक्रेन की और मदद की जा सकती है। इस बीच यूक्रेन में छिड़ी जंग से कतर की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिल रहा है। खबर है कि यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई करने के लिए कतर की कोशिश रूस का विकल्प बनने की है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल सकती है। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच पूरी दुनिया तेल और गैस की कूटनीतिक जंग लड़ रही है और इसी जंग में कतर को बड़ा फायदा होने का अनुमान है। एक तरफ तेल और गैस की कीमतों में लगी आग और दूसरी तरफ पहले से ज्यादा नेचुरल गैस की सप्लाई ने कतर को 2 महीने में ही मालामाल बना दिया है। कुछ रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि अप्रैल खत्म होने तक कतर नेचुरल गैस की रिकॉर्ड बिक्री कर चुका था। दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाले देशों में कतर से ज्यादा फायदा किसी का नहीं हुआ। लेकिन कतर की तैयारी यहां थमने की नहीं है, बल्कि दावा तो यह है कि कतर अब नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने की तैयारी कर रहा है, जिसकी तैयारी उसने काफी पहले से कर ली थी। जिस वक्त यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव के हालात बनने शुरू हुए थे, उसी वक्त कतर ने गैस के हिसाब का जोड़ घटा शुरू कर दिया था। कतर समेत पूरी दुनिया को यह जानकारी थी कि तनाव बढ़ते ही यूरोप में गैस का संकट शुरू हो जाएगा। इसीलिए कतर ने यह देखना शुरू कर दिया था कि वो गैस का उत्पादन कितने प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। पिछले कई साल से यूरोप के कुछ देश कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जंग शुरू होने के बाद कतर ने यूरोप तक सप्लाई 10 से 15% तक बढ़ा दी। लेकिन इसमें कुछ हद तक कतर की प्लानिंग है और कुछ संयोग। पिछले कुछ साल से कतर नेचुरल गैस की प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश में लगा था, जिसकी वजह यूक्रेन की जंग नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले की वजह से वो ये कोशिश कर रहा था। कतर की नेचुरल गैस भारत, चीन, पाकिस्तान, जापान और दक्षिण कोरिया में पहुंचती रही। खासतौर पर भारत, पाकिस्तान और चीन में क्रूड ऑयल की खपत तो काफी ज्यादा है, लेकिन नेचुरल गैस की मांग पिछले कुछ साल में बहुत तेजी से बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया के भी इन सभी देशों से मजबूत कारोबारी रिश्ते हैं और वो इन देशों को एलएनजी सप्लाई करने में लगा था, जिसके लिए कतर में कोशिश चल ही रही थी। लेकिन उत्पादन बढ़ने से पहले ही उसे बड़े ग्राहक मिल गए। जर्मनी पहले ही कतर के साथ नेचुरल गैस खरीदने की डील कर चुका है। यूरोप के कई देश कतर के साथ संपर्क में हैं। अगर कतर गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाब होता है तो वो रूस जैसे बड़े देश का विकल्प बन सकता है। यूरोप पूरी तरह रूस की गैस पर निर्भरता खत्म कर सकता है, लेकिन ये रातों रात होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने जब रूस से गैस इंपोर्ट बैन करने का प्रस्ताव बनाया, यूरोप के ही कई देश विरोध में आ गए। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ साल में नेचुरल गैस और कच्चे तेल का बाजार पूरी तरह बदल सकता है, जिसकी जड़ में यही यूक्रेन युद्ध ही होगा, जिसकी वजह से कच्चा तेल और नेचुरल गैस बेचने वाले देशों के नए दोस्त भी बन रहे हैं। पूरे दुनिया के लिए फिलहाल कच्चे तेल और नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि कीमतें काबू में आ सके। हालांकि इससे तेल और गैस की खपत में बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है।
क्योंकि कतर के लिए जो नए ग्राहक हैं वो पहले रूस के ग्राहक थे, और जो देश पहले से कतर के ग्राहक थे उनमें कुछ अब रूस के ग्राहक बनने वाले हैं। रूस अब यूरोप की जगह एशिया तक सप्लाई का रूट बनाने में जुटा है, जबकि कतर की नजर यूरोप पर है, लेकिन उसके हाथ से एशिया का बाजार छिन सकता है। माना जा रहा है कि जब तक दुनिया के ये नए समीकरण हकीकत नहीं बनते तब तक तेल और गैस की कीमतें कम होनी मुश्किल हैं। उधर ब्रिटेन को समुद्र में डुबोने की धमकी पर आयरलैंड में हड़कंप मच गया। 2 दिन पहले रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने यह धमकी दी थी कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो वो ब्रिटेन पर ऐसा हमला कर सकती है जिससे ब्रिटेन के नजदीक समुद्र में सुनामी जैसी भयानक लहरें उठेंगी, जो इतनी विकराल होंगी कि पूरा ब्रिटेन उन लहरों में डूब जाएगा। यही नहीं, रूसी चैनल ने इस संभावित हमले को ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की भी कोशिश की थी। इस दौरान आयरलैंड भी उन लहरों में डूबा नजर आया। इसी के बाद इंग्लैंड के पड़ोसी देश आयरलैंड में हड़कंप मच गया। वहां के लोग ही नहीं बल्कि कई नेताओं को भी इस धमकी का डर सताने लगा, लेकिन बताया गया कि वहां की सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद आयरलैंड के एक बड़े नेता बिली केलेहर, जो यूरोपीय संसद के भी सदस्य हैं, उन्होंने ट्वीट कर इस पर एक्शन लेने की मांग की। उनके मुताबिक रूस का न्यूज चैनल अगर इस तरह धमकी दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो पुतिन के हवाले से ही दी गई धमकी है। वहीं ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि 70 दिन से जारी जंग में नेटो के देश यूक्रेन की हर तरह से मदद कर रहे हैं, जो पुतिन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। पुतिन परेशान है क्योंकि नेटो न सिर्फ यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है बल्कि रूस को घेरने के लिए लगातार अपना विस्तार करने में जुटा है, जबकि पुतिन ऐसा न करने की चेतावनी कई बार दे चुके हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि अगर नेटो ने जल्द अपने कदम नहीं खींचे तो रूस के पास यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ये दावा डेली मेल ने रूस के टीवी रिपोर्टर एलेक्जेंडर स्लातकोव के हवाले से किया, जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक पर अमेरिका और ब्रिटेन समेत नेटो के 30 देशों को चेतावनी देना चाहता है। चेतावनी ये कि अगर इन देशों ने युद्ध को और भड़काने या फिर रूस के पड़ोसी देशों को अपने साथ लाने का लालच दिया तो अगला टारगेट नेटो के सदस्य हो सकते हैं। हाल ही में रूस ने अपनी सबसे ताकतवर सर्मात मिसाइल का परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि उनके टारगेट पर केवल अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप के कई देश हैं, जिनकी ओर अगर ये मिसाइल दाग दी गई तो पल भर में तबाह हो जाएंगे। इस बीच खबर है कि पुतिन को अपने परमाणु बम गिराने वाले छुपे रुस्तम का इंतजार है, जिसका नाम है पागदा, जो एक तरह का स्टेल्थ बॉमर है। मतलब बमों की बारिश करने वाला एक ऐसा विमान जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, क्योंकि पागदा नाम का यह स्टेल्थ बॉमर विमान दुश्मन को चकमा दे सकता है, क्योंकि स्टेल्थ शब्द का मतलब ही होता है चुपके से, और इसीलिए उसे पुतिन का छुपा रुस्तम कहा जा रहा है, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 1945.com ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि 2023 तक रूस का यह खतरनाक विमान रेडी हो जाएगा। रूस की मीडिया ने भी पिछले साल यही दावा किया था और कहा था कि पागदा अपने साथ ड्रोन और खतरनाक हाइपरसोनिक हथियार ले जा सकता है। यही नहीं, दुश्मन के रडार से बच निकलने वाले इस विमान से परमाणु मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। और इन्हीं खूबियों की वजह से पुतिन चाहते हैं कि पागदा जल्द से जल्द उनके जंगी बेड़े का हिस्सा बने। वैसे पहले इस विमान को बनाने का काम 2021 तक ही पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से डेडलाइन 2023 तक खिसक गई और इसी बीच यूक्रेन में जंग शुरू हो गई। अटकलें लगीं कि पुतिन परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और स्टेल्थ बॉम्बर की चर्चा ने आग में घी डालने का काम किया है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सुनकर अमेरिका के माथे पर भी पसीना आ सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये बॉम्बर इतना खतरनाक होगा कि अमेरिका का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएगा। और यही बात उसे परेशान कर रही है। 1945.com की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस विमान पर रूस करीब 20 साल से काम कर रहा है, जिसमें स्टेल्थ फीचर और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर ज्यादा काम हो रहा है, जिसके लिए इसमें लगाया गया है एक इंटरनेट वेपर बे, जिसकी वजह से उड़ान के समय इस विमान का सिग्नल बहुत कम आएगा और कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से नहीं पकड़ पाएगा। इसकी स्टेल्थ क्षमता बढ़ाने के लिए रूस के इंजीनियर ने दुश्मनों के सिस्टम का अध्ययन वो कर चुके हैं, जिसके बाद इस विमान को खास तरह से डिजाइन किया गया। हालांकि ये विमान अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्बर B-21 की तरह ही दिखाई देता है। इस विमान की रेंज 7 मील तक की और ये एक ही बार में उड़ान भर सकता है। रूस की तरफ से यह दावा भी किया गया कि ये 30 घंटे तक हवा में रह सकता है और 30 टन तक परमाणु हथियार उठा सकता है। लेकिन पश्चिमी देशों का दावा है कि इतनी खूबियों के बावजूद रूस के पास दुनिया की सबसे अच्छी स्टेल्थ तकनीक नहीं है। इस तरह की तकनीक इससे पहले केवल अमेरिका और चीन के पास थी।
जिससे उन्होंने स्टेल्थ विमान बनाए और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। रूस भी अगले साल तक कुछ ऐसा ही कर सकता है। स्टेल्थ तकनीक किसी चीज को पूरी तरह गायब नहीं करती, बल्कि कुछ ऐसा करती है जिससे उसका पता लगाने में देर हो, और इसी का फायदा उठाकर विमान दुश्मन को अपनी चाल में फंसा लेता है। इस तकनीक का मूल सिद्धांत है विमान के सिग्नल को दुश्मन तक पहुंचने से रोकना, जिसके लिए विमान का साइज छोटा रखा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक बाज आपसे लगभग 15 मीटर दूर उड़ रहा है तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर इतनी ही दूरी पर एक मधुमक्खी है तो उसे पहचानना मुश्किल होगा। स्टेल्थ विमान भी दुश्मन की आंखों में ऐसे ही धूल झोंकते हैं, क्योंकि ये तकनीक किसी चीज को पूरी तरह से अदृश्य नहीं बनाती, लेकिन उसके साइज को छोटा कर देती है, जिससे उसका पता लगाने में देर होती है। इसके अलावा विमान पर एक खास तरह का केमिकल भी लगाया जाता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को सोख लेता है, जिसकी वजह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाते। स्टेल्थ तकनीक के मामले में अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है। उसके पास B-21 नाम का स्टेल्थ बॉम्बर है, जबकि दूसरे नंबर पर है चीन, जिसके बाद H-20, उसके पास H-20 स्टेल्थ बॉम्बर, जिसके बाद आने वाला है रूस का पागदा, जिस पर 2002 में काम शुरू किया गया था। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत में पुतिन ने पश्चिमी देशों से हथियारों की मदद बंद करने की मांग की। दोनों नेताओं के बीच एक दिन पहले फोन पर करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई थी। और इस दौरान पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति से साफ शब्दों में कह दिया कि पश्चिमी देश यूक्रेन की सैन्य मदद करना बंद कर दें। असल में जंग की शुरुआत से ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देश यूक्रेन को घातक हथियार, टैंक, जंगी ड्रोन और मिसाइलें दे रहे हैं, जिनकी मदद से वो रूस का मुकाबला करता आ रहा है। और दावा यह किया जा रहा है कि इसी वजह से रूस को अब तक उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई है। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों और मिसाइलें हैं, जिनके दम पर वो रूसी सेना के छक्के छुड़ा रहा है। इस वजह से ही यूक्रेन पर कब्जा करने का पुतिन का सपना न केवल खटाई में पड़ता दिख रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ हुई बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन पर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप भी लगाया। उनके मुताबिक यूक्रेन इस जंग को जल्द खत्म करने के लिए गंभीर नहीं है। इसके साथ ही पुतिन ने साफ किया कि यूक्रेन से बातचीत के लिए रूस के दरवाजे अब भी खुले हैं। वहीं रूस के खिलाफ युद्ध को लेकर यूक्रेन और जर्मनी आमने सामने आ गए। खबर है कि जंग में साथ नहीं मिलने पर भड़के यूक्रेन ने जर्मनी से यह तक बोल दिया कि जंग से निपटना कोई बच्चों का खेल नहीं। और यूक्रेन की इस नाराजगी की वजह बना जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का एक दिन पहले किया गया वो ऐलान, जिसमें उन्होंने यूक्रेन का दौरा करने से साफ इनकार कर दिया था। जर्मनी की मीडिया ने दावा किया कि उनके इस फैसले से यूक्रेन बुरी तरह भड़क गया, और जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत आंद्रे मेलनिक ने चांसलर के फैसले पर तंज कसते हुए ये कह दिया कि जंग को खत्म करने पर हो रही चर्चा कोई बच्चों का खेल नहीं है। असल में अमेरिका और नाटो देशों के दबाव के बावजूद जर्मनी ने न कभी खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया, न ही रूस से अपने रिश्ते बिगाड़े, क्योंकि रूस की नेचुरल गैस में ही जर्मनी की जान बसती है और जंग के दौरान वो किसी भी तरीके से अपनी लाइफलाइन को काटने के मूड में नहीं दिख रहा, भले ही उसे किसी के साथ दुश्मनी ना मोल लेनी पड़े। इस तकरार की शुरुआत पिछले महीने उस वक्त हुई थी जब जर्मनी के राष्ट्रपति पोलैंड के दौरे पर पहुंचे थे, जहां से उनका कीव जाने का कार्यक्रम था। लेकिन दावा है कि यूक्रेन ने उनकी रूस से नजदीकी का हवाला देते हुए उनके दौरे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, और राष्ट्रपति के इसी अपमान को जर्मनी के चांसलर ने अपना दौरा टालने की अहम वजह करार दिया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब मदद को लेकर यूक्रेन ने जर्मनी को निशाने पर लिया है। जंग छिड़ने की शुरुआत से ही यूक्रेन ने जर्मनी की नीति और नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, और जब जर्मनी ने यूक्रेन को और हथियार देने से साफ इनकार कर दिया तो जेलेंस्की ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि अप्रैल में जर्मनी के 3 सांसदों ने जंग की वजह से बिगड़े हालात की जानकारी लेने के लिए यूक्रेन का दौरा किया था, और वहां से लौटने के बाद उन्होंने यूक्रेन को बड़ी संख्या में हथियार देने और रूस के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ाने की सिफारिश की। हालांकि खबर है कि उस वक्त भी जर्मनी की सरकार ने उन तीनों सांसदों को बच्चा बताते हुए उनकी सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया था। यूक्रेन की फौज ने रूस के सैनिकों पर आसमान से चुन चुनकर बम बरसाए। सबूत के तौर पर हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक जंगल के बीच बने कुछ सैन्य ठिकानों पर कई धमाके होते दिखाई दिए। जैसे ही हमले शुरू हुए, कुछ सैनिक इधर उधर भागते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि ये रूस के फौजी थे जो जान बचाकर भाग रहे थे। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कैसे जंगल की तरफ भाग रहे सैनिकों पर चुन चुन कर बम बरसाए गए। हमले के दौरान कुछ जवान जंगल के बीच छिपने में कामयाब रहे,
लेकिन उन्हें भी बमों से निशाना बनाया गया। वहीं एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सैनिकों को मार गिराया। हालांकि ये हमले किस जगह किए गए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर यूक्रेन की सेना पर रूस ने इस बार एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। दावा यह किया गया कि जंग में यूक्रेन की सेना काले जादू का इस्तेमाल कर रही है। इससे जुड़े कुछ सबूत भी रूस की फौज की तरफ से दिए गए, जिनमें सबसे खास है दीवार बना एक काले रंग का बहुत बड़ा निशान। दावा किया जा रहा है कि यह दीवार यूक्रेन की फौज के एक अड्डे की है। डोनेस्क प्रांत में यूक्रेन की फौज का यह कैंप बिल्कुल सुनसान गांव में बताया गया। रूस की फौज के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक इस कैंप में जमा होकर काला जादू किया करते थे। ये खबर ब्रिटेन की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। वहां के अखबार रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के हवाले से इन खबरों को छाप रहे हैं। लोगों के लिए यह दावा हैरान करने वाला है कि यूक्रेन की फौज काले जादू में यकीन करती है। यहां तक कि अब इस निशान पर रिसर्च भी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यह निशान किसी शैतान की पूजा करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा इस निशान को बनाने में कई भाषाओं का इस्तेमाल होने का दावा है। कुछ एजेंसियों ने दावा किया कि ये भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले कुछ लोग इस निशान की पूजा करते हैं और खास तौर पर किसी बड़ी जंग से पहले इस तरह की पूजा की जाती है। इस निशान में बने छोटे छोटे अक्षरों का इस्तेमाल शैतान से हथियार मांगने के लिए भी होता है। मतलब ये निकाला जा रहा है कि यूक्रेन के फौजी किसी शैतान की पूजा कर रहे थे, और पूजा भी ऐसे जिसके जरिए शैतान से हथियार मांगे जा सकें। रूस की फौज का दावा है कि उनके एक हमले के बाद यूक्रेन की फौज का यह ठिकाना तहस नहस हो गया और उस पर रूस का कब्जा हो गया। जब रूस के फौजी अंदर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। यूक्रेन की फौज के कैंप में भूत और पिशाच की पूजा से जुड़े और भी कई सबूत दिए गए। कुछ दस्तावेजों पर लाल निशान भी दिखाए गए। दावा किया गया कि ये निशान खून से बनाए गए हैं और ऐसे निशान शैतान को बुलाने के लिए बनाए जाते हैं। वहीं यूक्रेन से पुतिन की किलर ब्रिगेड का पहला वीडियो सामने आया। पुतिन की इस ब्रिगेड का नाम है वैगनर ग्रुप, जिसे उनकी प्राइवेट आर्मी भी कहते हैं। और कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाके 24 फरवरी से पहले ही यूक्रेन में घुस चुके थे। मतलब यह कि पुतिन की किलर ब्रिगेड जंग से पहले ही यूक्रेन में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन उसने वहां जो तबाही मचाई उसका वीडियो पहली बार दुनिया के सामने आया। यह वीडियो यूक्रेन के डॉनबास का बताया गया। यह वीडियो डेली मेल अखबार ने शेयर किया, जिसमें दिखा कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके दबे पांव एक इलाके में घुसे और ग्रेनेड फेंकने लगे। एक लड़ाका तो चुपके से एक घर में घुसा और फिर अचानक बाहर निकला और ग्रेनेड फेंककर भाग गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। यह वीडियो ड्रोन से बनाया गया, जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। कहा जा रहा है कि यह वीडियो डॉनबास के उस इलाके का है जहां जबरदस्त लड़ाई हो रही है और रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। दावा किया गया इसमें पुतिन की किलर ब्रिगेड कहे जाने वाला वैगनर ग्रुप भी उनका साथ दे रहा है। दावा तो यह भी किया गया कि पुतिन ने यूक्रेन में हमले से पहले वैगनर ग्रुप को वहां तैयारी करने भेजा था, क्योंकि कहा जाता है कि ये तो है तो एक ये प्राइवेट आर्मी, लेकिन काम पुतिन के इशारे पर करती है। इस ग्रुप पर आरोप है कि वो पुतिन के आदेश पर दुनिया भर में कई खूंखार मिशन को अंजाम दे चुकी है। इस ग्रुप को वॉर क्रिमिनल भी कहा जाता है और उस पर 103 वॉर क्राइम करने का आरोप है। उधर यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना का एक काफिला सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ता दिखा। हालांकि यह वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है इसका पता नहीं चल सका, लेकिन वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूसी सेना किसी बड़े हमले की तैयारी में है। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के एक इलाके से रूस की सेना के टैंकों और ट्रकों का काफिला गुजरता दिखा, जिसकी सुरक्षा और निगरानी के लिए कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते नजर आए। एक हेलीकॉप्टर काफिले के आगे चलता दिखा तो एक उसके पीछे, जबकि एक हेलीकॉप्टर काफिले के साथ साथ उड़ता रहा। यही नहीं, इन पर दुश्मनों को ढेर करने के लिए रूस की सेना के जवान भी तैनात रहे, ताकि आगे बढ़ने के दौरान अगर जेलेंस्की की सेना से उनका सामना हो जाए तो वो मुंहतोड़ जवाब दे सकें। इस बीच रूस के एक बहुत बड़े कारोबारी ओलेग तिनकोव के जंग के खिलाफ बोलने पर पुतिन की सरकार ने उसकी कंपनी ही बिकवा दी, जिसका दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में किया गया कि बैंकिंग व्यापारी ओलेग तिनकोव ने इंस्टाग्राम पर युद्ध के खिलाफ जैसे ही अपनी आवाज उठाई तो उसके अगले दिन रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक में उनके शेयर को बेचने का दबाव उन पर बनाया गया। यह आरोप पुतिन की सरकार पर लगा। जो रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी उसके मुताबिक तिनकोव के पास अपने शेयर बेचने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था, जिस वजह से मजबूरन उन्हें कंपनी में अपने 35% शेयर बेचने पड़े, वो भी बिना मोल भाव के। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ओलेग तिनकोव को पुतिन के खिलाफ बोलने की सजा मिली।
जिनका आरोप तो यहाँ तक है कि ऐसा करने के लिए उन्हें धमकी भी दी गई और साफ तौर पे ये कहा गया कि शेयर के बदले जो रकम दी जाएगी वो उन्हें रखनी होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसकी कुल कीमत का महज 3% ही उन्हें मिल पाया। बताया गया कि ओलेग तिनकोव ने पोस्ट किया था कि इस जंग से किसी को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। उनका दावा तो यहां तक है कि रूस के कुछ दूसरे कारोबारी भी इस युद्ध के खिलाफ हैं, जो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आकर इस बात को नहीं बोल रहे। खबर है कि रूस के ये कारोबारी अब किसी गुप्त जगह पर रह रहे हैं, अपने कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ। तिनकोव के मुताबिक उनकी जान को पुतिन की सरकार से खतरा है। वहीं नेटो से जुड़ने के बारे में सोच रहे स्वीडन पर दबाव बनाने के लिए रूस ने अब प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर दिया है। रूस स्वीडन को नाज़ी बताने में जुट गया है। इसके लिए वो स्वीडन के जाने माने नागरिकों को निशाना बना रहा है। रूस इससे पहले स्वीडन को नेटो से दूर रखने के लिए सीधी चेतावनी से लेकर परमाणु हथियारों की धमकी भी दे चुका है। लेकिन फिर भी स्वीडन नेटो की सदस्यता लेने के फैसले से नहीं डगमगाया, बल्कि पिछले महीने ही खबर आई थी कि स्वीडन मई में ही नेटो से जुड़ने की अर्जी दे सकता है। ऐसे में जब धमकियां भी काम न आई तो रूस ने प्रोपेगेंडा का नया पैतरा निकाला। उसने अपने यहाँ कई बस स्टैंड पर लेखिका रही आस्ट्रिड लिंडग्रेन, फिल्म डायरेक्टर रहे इंगमर बर्गमन और रिटेल कंपनी आइकिया के संस्थापक रहे इंगवर कैम्प्रत जैसे स्वीडन की जानी मानी हस्तियों की तस्वीरें वाले पोस्टर लगा दिए, जिन पर रूसी भाषा में ये लिखा नजर आया कि हम नाजियों के खिलाफ हैं, लेकिन ये नहीं। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन वहां के लोगों को भूखा मारने का स्टालिन प्लान बना रहे हैं। मतलब ये कि यूक्रेन कहना चाहता है कि पुतिन यूक्रेन में भूखमरी के वैसे ही हालात पैदा करना चाहते हैं जैसे 1932-33 में हुए थे। क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि पुतिन वहां से लाखों टन अनाज निर्यात कर चुके हैं, जबकि यूक्रेन के लोगों के पास पेट भर अनाज नहीं है। मतलब ये कि यूक्रेन कहना चाहता है कि पुतिन उसके लोगों को भूखों मार रहे हैं। यूक्रेन की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नाम की संस्था ने यह दावा किया और आरोप लगाया कि पुतिन वही कर रहे हैं जो बरसों पहले सोवियत राज में जोसेफ स्टालिन ने किया था, क्योंकि एक बार फिर यूक्रेन में गोलोदोमोर नाम के अकाल जैसे हालात बन सकते हैं। जोसेफ स्टालिन को तब के सोवियत संघ का तानाशाह भी कहते हैं। उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि कहा जाता है कि 1932-33 में स्टालिन ने अपने फायदे के लिए यूक्रेन के किसानों को भुखमरी की आग में झोंक दिया था। और यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन भी वही कर रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने यूक्रेन से 4 लाख टन अनाज निर्यात कर दिया है। यूक्रेन ने दावा किया कि अनाज खेरसोन और डोनेस्क से निर्यात किया गया। इसके अलावा ज़ापोरिजिया और लुहांस्क से भी अनाज दूसरे देशों को भेज दिया गया। दावा किया गया कि हर क्षेत्र से 1 लाख टन अनाज का निर्यात हुआ। यूक्रेन का कहना है कि अगर ये जारी रहा तो वहां एक नए तरह का गोलोदोमोर अकाल आ सकता है। गोलोदोमोर का मतलब होता है जानबूझकर पैदा किया गया अकाल, और यूक्रेन को डर है कि पुतिन वहां कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन में पोल्ट्री फार्मिंग का धंधा चौपट होने की कगार पर है। मुर्गियों को खिलाने वाला दाना जंग से पहले तक यूक्रेन से आया करता था, लेकिन जंग छिड़ने के बाद से सप्लाई ठप पड़ी है, जिसकी वजह से वहां पोल्ट्री फार्म चलाने वालों के पास मुर्गियों को खिलाने के लिए दाना नहीं है। जहां है उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। नतीजा यह हो रहा है कि ब्रिटेन के बाजारों में अंडों की सप्लाई सीमित हो रही है। मुर्गियां पालने वालों की दूसरी परेशानी है सुपरमार्केट, क्योंकि सुपरमार्केट महंगा अंडा खरीदने को तैयार नहीं, जबकि मुर्गियों का दाना न मिलने की वजह से अंडे की कीमत को बढ़ने से रोक पाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि वहां की सुपरमार्केट से अंडे गायब होने लगे हैं और फार्म चलाने वाले लोग धंधा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं यूक्रेन से भिड़े रूस की अब इजराइल से भी बुरी तरह ठनती दिख रही है। बीते 4 दिन में दूसरी बार रूस और इजराइल फिर आमने सामने आ गए, और इस बार रूस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इजराइल के भाड़े के सैनिक यूक्रेन पहुंचे हुए हैं और उसकी तरफ से रूस से लड़ रहे हैं, वो भी यूक्रेन के अजोव लड़ाकों के साथ मिलकर। यह इल्जाम बहुत बड़ा है और पहले से ही रूस पर भड़के इजराइल को और आग बबूला कर सकता है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने पुतिन का समर्थन करने वाले स्पुतनिक रेडियो को दिए इंटरव्यू में कहा कि इजराइल के किराए के सैनिक अजोव लड़ाकों से कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं। अजोव रेजिमेंट यूक्रेन के मारियोपोल में हथियारबंद लड़ाकों की एक दक्षिणपंथी ब्रिगेड है, जो कि अब यूक्रेन के नेशनल गार्ड का हिस्सा है और उसी की तरफ से इस जंग में रूस से लड़ रही है। लेकिन अजोव रेजिमेंट को हिटलर की विचारधारा का समर्थन करने वाले नियो नाजियों की बटालियन भी कहा जाता है। और रूस का दावा है कि यहूदियों का देश इजराइल अपने दुश्मन हिटलर के रास्ते पर चलने वाले उन नाजी लड़ाकों का ही साथ दे रहा है। रूस का इल्जाम ये इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ये आरोप उसके विदेश मंत्रालय ने लगाया है, वो भी इजराइल पर। ये रूस के साथ तनातनी तब शुरू हुई जब रूस के विदेश मंत्री ने
हिटलर का जिक्र करते हुए इजराइल पर हमला बोला था। इजराइल पर यूक्रेन के नाजी कहे जाने वाले अजोव लड़ाकों से हाथ मिलाने का आरोप लगाकर रूस आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि अभी बीते रविवार को ही उसके विदेश मंत्री के हिटलर पर दिए बयान के बाद दोनों देशों के बीच हालात गरमाए हुए हैं। रविवार को रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की तुलना हिटलर से करने के चक्कर में हिटलर को भी यहूदी बता दिया था और कहा था कि हिटलर के अंदर यहूदी खून था। रूस के विदेश मंत्री के बयान पर इजराइल ऐसा भड़का था कि उसने रूस को माफी मांगने तक के लिए कह दिया था। वो मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रूस ने इजराइल पर फिर इल्जाम लगा दिया। उधर लुहांस्क में यूक्रेन की फौज ने रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाकर जबरदस्त गोलाबारी की। इस हमले का एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें सड़क के किनारे एक टैंक और एक फौजी गाड़ी नजर आई। दावा किया गया कि यह रूस की आर्मी का खतरनाक BMP-1 टैंक था, जिसे यूक्रेन ने निशाने पर लेकर वहां जोरदार धमाके किए। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में एक के बाद एक कम से कम 10 गोले दागे गए, जिनसे वो टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। तो वहीं मशीन गन से लैस बख्तरबंद गाड़ी पर भी यूक्रेन ने हमला किया, जिसके बाद वहां चारों तरफ काला धुआं फैल गया। वहीं रूस ने यूक्रेन में अपने टैंकों को गंवाने का बदला ट्रैक्टर से लिया। पहले यूक्रेन के किसान इन ट्रैक्टरों से पुतिन की सेना के टैंक चुरा लेते थे, लेकिन अब रूसी फौज ने इसका बदला लेना शुरू कर दिया और कई ट्रैक्टरों को वो सीधे किसानों के घरों से खींचकर अपने साथ ले जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यूक्रेन के किसान रूसी टैंकों को ट्रैक्टर से खींचकर ले जाते दिखाई दिए थे। बताया गया कि अब पुतिन की फौज ने उसी का बदला लेना शुरू कर दिया है। दावा है कि यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा है, वहां से वो ट्रैक्टर खींचकर किसानों को सबक सिखा रही है। और जिन ट्रैक्टरों को रूसी सैनिक टैंकों की मदद से खींचकर ले जा रहे हैं, उनकी कीमत लाखों में बताई गई। दावा है कि पुतिन की फौज अब तक 27 ट्रैक्टरों को अपने साथ ले गई। यही नहीं, फसल काटने वाली 2 बड़ी मशीनें भी वो खींच कर ले गई, जिनकी कीमत $6 लाख यानी भारतीय रुपयों में 4.5 करोड़ से ज्यादा। इसके अलावा बीज बोने वाली कई मशीनें भी रूसी सैनिक अपने साथ ले गए। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें, बिजली सब्सिडी पर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है बिजली सब्सिडी ऑप्शनल होगी। जो चाहते हैं, जो चाहेंगे उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी। बिजली सब्सिडी लेने का अब विकल्प होगा, यानी अगर आपको ये बिजली सब्सिडी चाहिए तो आपको ये मिलती रहेगी, और अगर आप चाहते हैं कि ये बिजली सब्सिडी आप नहीं लेना चाहते हैं तो इसका भी विकल्प है। तो ये ऑप्शनल यानी वैकल्पिक हो चुका है बिजली सब्सिडी, और इसके लिए आने वाले वक्त में तारीख भी तय कर दी जाएगी। दिल्ली की कैबिनेट ने एक और बहुत अहम फैसला लिया, वो ये कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है। इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया कि हम ये ऑप्शन देंगे। हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा, और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्टार्टअप पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है, और इस वक्त आप सुन भी रहे थे अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने कहा है कि अब हम ऑप्शनल रखेंगे बिजली को। दिल्ली को बिजनेस हब बनाने जा रहे हैं, और इसको लेकर जो भी सरकार कदम उठाने जा रही है वो इसी सिलसिले में दिल्ली में स्टार्टअप पॉलिसी मंजूर हो चुकी है। स्टार्टअप के लिए युवाओं को मदद की जाएगी, यानी कोई ये बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है तो उसको दिल्ली सरकार हेल्प करने वाली है। दिल्ली की कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी पास की है। दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी ये जो हमने बनाई है, ये दुनिया भर की जो स्टार्टअप पॉलिसीज़ है उन सबको इकट्ठा करके उनके जितने भी अच्छे पॉइंट्स थे वो सारे अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर हमने डाले हैं कि अगर दिल्ली
के रहने वाले युवा दिल्ली के अंदर कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उनको दिल्ली सरकार पूरी तरह से मदद करेगी, हैंड होल्डिंग करेगी, उनको पैसे से भी मदद करेगी और पैसे के अलावा भी कई तरह से मदद करेगी। पैसे से मदद करने में कई सारे चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए वो किराए पे कोई जगह लेते हैं तो उसका आधा किराया तक दिल्ली सरकार दे सकती है, उसको उसके किराए में मदद कर सकती है। जो वो तनख्वाहें देगा अपने एम्प्लॉयज़ को, उन तनख्वाहों के अंदर कुछ पोर्शन फाइनेंशियल उसकी मदद कर सकती है। प्रेस टीवी ने यह दावा यूं ही नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका में काम करने वाले एक पत्रकार के हवाले से यह खबर छापी है। पत्रकार पैट्रिक लॉरेंस ने प्रेस टीवी को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह यूक्रेन के युद्ध को लंबा खींचा जाए, करीब अनिश्चित काल के लिए। उनका कहना है कि अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में जो बयान दिए हैं उससे ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका का बड़ा मकसद रूस को कमजोर करना, उसे तोड़ना है। इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका यूक्रेन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन असल में वो उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है ताकि उसका अपना मतलब निकल पाए, जो कि है रूस की कमर तोड़ना। लेकिन यूक्रेन की जंग जारी रहने से अमेरिका को सिर्फ एक फायदा नहीं है, जंग के जरिए रूस का काम तमाम करना अमेरिका का इकलौता मकसद नहीं, बल्कि माना जा रहा है कि इसके पीछे बाइडेन का बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान है। दावा है कि युद्ध की आड़ में बाइडेन अमेरिका में अपनी भद पिटने से भी बचना चाहते हैं। असल में चक्कर यह है कि 6 महीने में अमेरिका में संसदीय चुनाव, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का पहला मिड टर्म इलेक्शन है और शायद आखिरी भी। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटें और ऊपरी सदन सेनेट की 35 सीटें दांव पर होंगी। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पार्टी की लगभग हमेशा मिड टर्म इलेक्शन में सीटें कम होती हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा, बल्कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बुरी तरह हारने का अनुमान है। ईरान के प्रेस टीवी को इंटरव्यू देने वाले पत्रकार ने भी कहा कि बाइडेन के पास वहां के लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके चलते वो वोटरों के पास जा सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन की जंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि रूस के खिलाफ अमेरिका के लोगों में गुस्से को भुनाकर चुनाव जीता जा सके। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता ही नहीं यूक्रेन की जंग खत्म हो, बल्कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के यूक्रेन दौरे को भी बाइडेन की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि बीते शनिवार को ही अचानक कीव पहुंची थी और वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी की यूक्रेन की यात्रा अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले समर्थन जुटाने की एक कोशिश भी थी। इतना ही नहीं, नैन्सी पेलोसी अमेरिका की सबसे सीनियर नेता है जिन्होंने यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां का दौरा किया। इसी वजह से ही उनके दौरों को रूस को भड़काने की चाल माना जा रहा है। मतलब अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है। यूक्रेन की जंग लंबी खिंची तो उससे उसका दुश्मन रूस तो कमजोर होगा ही, बाइडेन सरकार को भी अपने यहाँ चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। यानी साफ कहें तो अमेरिका रूस से सीधे लड़े बिना ही उसे धूल चटाना चाहता है। उधर यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अलाबामा में मौजूद एंटी टैंक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। इस जंग में भले ही अमेरिका सीधे तौर पर रूस को टक्कर नहीं दे रहा, लेकिन वो शुरू से ही यूक्रेन की सैन्य मदद करने में जुटा है। और अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को कई टैंक, मिसाइलें और घातक ड्रोन दिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन अलाबामा में मौजूद अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की उस फैक्ट्री में पहुंचे जहां एंटी टैंक मिसाइलें बनाई जाती हैं। वहां पहुंचकर बाइडेन फैक्ट्री के उन कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले जो यूक्रेन को दी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइलों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। You're making it possible for the Ukrainian people to defend themselves without us having to risk getting into a third world war by sending in. इसके साथ ही बाइडेन ने अपने देश की संसद से यह अपील की कि वो उन बिलों को जल्द मंजूरी दें जिनके जरिए यूक्रेन की और मदद की जा सकती है। यूक्रेन के साथ 70 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपने एक और बेहद घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं छिप पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S7 माल्का नाम से जाने वाले इस हथियार के ये हथियार दुश्मन के ठिकाने को
पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए जंग में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी तरफ से 2S7 माल्का तोप से यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में रूसी सेना ने अपनी इस ताकतवर तोप से यूक्रेन के ठिकाने पर पहले एक गोला दागा और इसके बाद रूसी सेना की तरफ से कई और गोले टारगेट की तरफ दाग दिए गए। इससे पहले रूस की सेना ने अपनी खतरनाक तोप की तैनाती को भी दिखाया, जिसमें उसके सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप को ले जाते दिखाई दिए और हमले की पूरी तैयारी होने के बाद 2 सैनिक एक बड़ा गोला लेकर आए और उन्होंने उसे तोप में लोड कर दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने खतरनाक तोप का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने समंदर से मिसाइलें दागकर भी उसके ठिकानों को निशाना बनाया। और रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में समंदर से दागी गई मिसाइलें दिखाई दी। यूक्रेन की सेना को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई वो मिसाइलें आसमान में तेजी से उठते आग के गोले की तरह नजर आईं। रूस ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। उधर मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह खाली करवाने के लिए रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। वहां स्टील प्लांट से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक इमारत को रूस की सेना के एक टैंक ने धराशायी कर दिया। और इस हमले का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव बटालियन ने जारी किया। वीडियो में रूसी सेना का एक टैंक कई मंजिला एक इमारत पर कुछ फीट की दूरी से गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला इमारत से टकराता, वहां धूल का एक गुबार उठता नजर आता। इमारत के एक हिस्से में तो टैंक से बरसाए गए बम ने आग ही लगा दी। इस बीच उसने एक के बाद एक कई गोले दागकर बिल्डिंग के पास खड़ी एक कार के परखचे उड़ा दिए। टैंक की मार से इमारत के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए। उसके चारों तरफ से धुएं का बवंडर सा उठता दिखाई दिया, लेकिन फिर भी रूसी सेना ने हमले नहीं रोके। वहां से पीछे हटते हुए टैंक ने जैसे ही एक और गोला दागा, इमारत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया और रूसी सेना के इस हमले में पूरी इमारत खंडहर में बदल गई, जिसके बाद रूस की सेना के कुछ जवान यूक्रेन के छिपे हुए सैनिकों को ढूंढने के लिए इमारत में घुस गए। लेकिन उन्हें वहां यूक्रेन की सेना के जवान नहीं मिले, बल्कि बिल्डिंग के बेसमेंट में जान बचाने के लिए छिपे हुए मारियोपोल के नागरिक मिल गए। हमले के थोड़ी देर बाद ही ड्रोन से ली गई तस्वीर में वो सभी लोग इमारत से बाहर निकलते नजर आए। जो मारियापोल शहर पर कब्जे के बाद ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के इलाके में जाकर छिप गए थे, लेकिन रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से बिल्डिंग के बेसमेंट से बाहर आने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। लेकिन वहां मौजूद रूसी सेना के जवानों ने उन्हें एक जगह जमा किया और फिर उन्हें वहां से लेकर चले गए। बताया गया कि हमले में तबाह हुई इमारत के बेसमेंट में 16 लोग छिपे थे। जिन्हें रूसी सेना के जवान किस जगह लेकर गए, इसकी जानकारी अज़ोव बटालियन को भी नहीं लग पाई। लेकिन इस वीडियो को जारी करने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना यह आरोप दोहराया कि यूक्रेन के सैनिकों के नाम पर रूसी सेना उनके नागरिक के साथ। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, डोनेट्स्क में रूसी बमबारी जारी है इस वक्त भी, और एक तेल डिपो में आग लग चुकी है। मिसाइल हमले होते ही ऑयल डिपो में ब्लास्ट हुआ और पूरा डिपो धू धू कर जलने लगा। सैनिकों के सरेंडर के लिए वो उस इलाके में जोरदार हमले कर रही है, जिसके लिए उसने रॉकेट लॉन्चर का भी सहारा लिया। हालांकि रूस की सेना के इन भीषण हमलों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने अभी पूरी तरह हथियार नहीं डाले। यही वजह है कि मारियोपोल पर 2 हफ्ते पहले ही कब्जे का दावा करने वाली रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल कर पाने में अब तक नाकाम रही है। उधर राजधानी मॉस्को में रूस की सेना ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल में अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे मनाता है, क्योंकि इसी तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था और इसी दिन हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया था। और इसी वजह से रूस हर साल 9 मई को उस जीत का जश्न मनाता है। दावा है कि यूक्रेन की जंग के बीच मनाया जा रहा विक्ट्री डे रूस के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई। इसके लिए राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें रूस ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया।
परेड की रिहर्सल का जो वीडियो जारी किया गया उसमें कई लड़ाकू विमान आसमान में रंग बिखेरकर रूस का झंडा बनाते दिखाई दिए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में शहर के ऊपर से एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान गरजते हुए आगे बढ़ते दिखे। दावा किया जा रहा है कि विक्ट्री डे के दिन पुतिन यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही फिनलैंड रूस से लगी अपनी सीमा पर टैंकों की तैनाती में भी जुटा है ताकि रूस के हमला करने पर वो उसका जवाब दे सके। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया।